बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी समर अब्बास। हम न्यूज़ के ऊपर प्राइम टाइम शो करते हैं। आपने इनको अक्सर जो है वो देखा होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकी जो जर्नलिज्म का और इनकी रिपोर्टिंग का फोटे है, जो इनका मजबूत पॉइंट है, जिस हवाले से इनकी रिपोर्टिंग जो है वो बड़ी मानी जाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब एक धरना धरना देने का इरादा रखकर पेशावर से निकले। इस्लामाबाद पहुंचने तक किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और अचानक शशदर रह गए, हक्का-बक्का रह गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने सपोर्टर्स, जो कि पूरा दिन डी चौक महाज़े जंग बना रहा। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस के साथ उनकी आँख मिचौली चलती रही। आंसू गैस का सिलसिला चलता रहा और लाठीचार्ज हुआ, पथराव हुआ। जो सारी सूरत-ए-हाल हुई वो आपने देखी, लेकिन इमरान खान साहब ने धरना ना देने का फैसला किया, 6 दिन का अल्टीमेटम दिया और धरना कॉल ऑफ करके वो वहां से वापस रवाना हो गए। एग्जैक्टली हुआ क्या? हसन अब्दाल से इस्लामाबाद के रास्ते में क्या मामला हुआ? खान साहब ने कंटेनर के अंदर किन शख्सियात को बुलाकर अपनी फाइनल मशावरत करके 5 बजे के बाद ये फैसला किया? इस हवाले से समर अब्बास से बात करेंगे। और बैक डोर पे एग्जैक्टली चल क्या रहा था? उसी दिन किन 3 शख्सियात को हेलीकॉप्टर में बिठाकर खैबर पख्तूनख्वा हाउस लाया गया और वहां पर क्या चल रहा था? जनाब समर अब्बास साहब, ओवर टू यू। एग्जैक्टली बताएं, समझाएं कुछ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, कारकुनान हैं, वो तो बेचारे बिल्कुल ही परेशान बैठे हैं। उनको समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या है। आप जरा समझाएं कि हुआ क्या है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब। हुआ यह है कि पहले मैं आपको ज़रा पस मंज़र में ले जाता हूँ कि जब खान साहब ने 20 को ऐलान करना था मुल्तान के जलसे में कि वो मुल्तान के जलसे में कॉल देंगे इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की और वो तारीख अनाउंस करेंगे। फिर आपको याद है कि वो तारीख की अनाउंसमेंट मौखर कर दी गई। इस दौरान खान साहब की जो है वो गुफ्तगू चल रही थी, बैक चैनल जिसे गुफ्तगू कहा जाता है, बैक डोर डिप्लोमेसी भी है, वो चल रही थी। उनकी इदारों के साथ बातचीत चल रही थी। चूँकि फ़ौज का एस्टेब्लिशमेंट का मतन नज़र ये था कि किसी भी तरह से जो हमारे आईएमएफ के साथ मामलात थे, वो ट्रैक पर आ जाएँ, चाहे जैसे भी हो। तो उसके लिए ये हुआ कि ये कहा गया खान साहब को कि आप धरना फ़िल वक़्त मौखर करें। हम गवर्नमेंट को इस ग्राउंड पे लेके आते हैं, हम उनसे कोई ऐसी यकीन दहानी लेते हैं कि अर्ली इलेक्शन करवा दिया जाए। अब गवर्नमेंट जो है तब तक ये फैसला कर चुकी थी, क्योंकि यही गवर्नमेंट जिसमें मरियम नवाज साहिबा, शाहिद हक़ान अब्बासी साहब, मियाँ नवाज शरीफ, ये लोग बहुत ज़्यादा सख्ती से इसरार के आमिद, सागदार साहब भी हो गए कि हमें फौरी तौर पर इंतखाबात में चले जाना चाहिए। हमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके ये बदनामी का दाग अपने सर नहीं लेना चाहिए, अनपॉपुलर नहीं होना चाहिए। तो फिर आप देखें कि राय बदली पीएमएलएन के अंदर एकदम से, जब इमरान खान ने धरने की अनाउंसमेंट कर दी कि वो आ रहे हैं, इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, तो फिर पीएमएलएन के अंदर भी ये राय पैदा होना शुरू हो गई कि नहीं, हमें अब अपनी रिमेनिंग मुद्दत पूरी करनी चाहिए। क्योंकि इमरान खान अगर नवंबर से पहले पहले, देखिए नवंबर का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो खान साहब की गवर्नमेंट की रुखसती थी, उसका भी बहुत ज्यादा ताल्लुक जो है वो नवंबर की अहम तैनाती के साथ था, अहम तकर्री के साथ था। और मकसद ऑन फेस ऑफ इट यही था कि इमरान खान साहब को महरूम किया जाए नवंबर की अहम तकर्री से बतौर प्राइम मिनिस्टर। और सबको पता था कि खान साहब जो है वो जनरल फयाज हमीद साहब को आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। तो इसलिए नून लीग को यह नजर आ रहा था कि अगर फैज हमीद साहब बन गए आर्मी चीफ, तो उनकी सियासत आइंदा के लिए 8-10 साल के लिए मजीद जो है वो बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वैसे भी अब हुआ सबसे ये कि मैंने कहा, वैसे भी इस मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा आर्मी चीफ जो तैनात किए हैं वो मुस्लिम लीग नवाज ने, नवाज शरीफ साहब वो ने। बस, हाँ बिल्कुल, हाँ। तो अभी भी तकर्री वो चाह रहे थे कि हम खुद करें। तो अब जो खान साहब हैं, उनकी ख्वाहिश ये है कि किसी भी तरह से जो इंतखाबात हैं वो नवंबर 2022 से पहले पहले हो जाए। अक्टूबर तक का वैसे भी इलेक्शन कमीशन ने कहा हुआ है कि वो अक्टूबर तक इलेक्शन करवाने की पोजीशन में हो सकते हैं, उनके इंतजाम पूरे हो जाएंगे अक्टूबर तक। आपको याद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ने ये यकीन दहानी करवाई थी। तो खान साहब आइडियली ये चाह रहे थे कि किसी भी तरह से अक्टूबर 2022 में इंतखाबात हो जाए, नवंबर से पहले पहले, ताकि वो वापस आकर अगले आर्मी चीफ का तकर्र कर रहे हों। दूसरी तरफ नून लीग की भी कोशिश यही है कि किसी भी तरह से वो नवंबर 2022 से पहले पहले हुकूमत छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं। अभी जो बातचीत हुई है इदारों के साथ, जो न्यूट्रल्स हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की है पिछले 2 हफ्तों के दौरान। तो पर्टिकुलरली वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहे हैं कि किसी भी तरह से इस टॉक्सिक माहौल को इंटॉक्सिकेट करने के लिए या फिर इसे न्यूट्रल करने में अपना कोई किरदार अदा करें।
तो दोनों तरफ उन्होंने बहुत ज़्यादा पैगाम रसानी की है। ये कहा जाता रहा नून लीग को कि आप सख्त फैसले करें, फॉर टाइम बीइंग आपको हम नहीं हटा रहे, यानी हम ऐसा कोई चीज़ नहीं करेंगे, हम न्यूट्रल ही रहेंगे सारे सिनेरियो में। आप अपना जो सख्त फैसले पर्टिकुलरली पेट्रोल की कीमत बढ़ाएँ आप, वो ₹30 आज बढ़ा दिए पीएमएलएन ने। अब वो जो ₹30 पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, पेट्रोल, डीज़ल और मिट्टी के तेल की, ये मज़ीद भी बढ़नी है। ये पहली उसमें जो है किस्त है वो बढ़ाई है। यकम पे या 15 को मज़ीद बढ़ेगी, ₹10-12 बढ़ सकती है। तो अब नून लीग को ये यकीन दहानी, इससे बड़ा क्लियर एक चीज़ सामने ऑन फेस ऑफ इट ये नज़र आ रहा है कि फ़ौज ने यकीन दहानी करवा दी है नून लीग को। नून लीग इस यकीन के साथ आज उन्होंने ये मुश्किल फैसला किया है, बड़ा फैसला किया है, कड़ा फैसला किया है, अनपॉपुलर फैसला किया है कि वो अपनी रिमेनिंग जो मुद्दत है 14 महीने की, वो पूरी करने जा रहे हैं। यानी इसमें वो जो नुकसान है, पॉलिटिकल लॉस है उनका, जो पॉलिटिकल कैपिटल का नुकसान होगा अनपॉपुलर फैसला करके, वो रिकवर कर लेंगे। तो अब इसमें जो बीच में जो एक चीज़ जो जाके हुई है, वो नून लीग को ये तो यकीन दहानी करा दी, उन्होंने कहा जी कुछ भी हो जाए, हम हर सूरत में नवंबर तक इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। नवंबर की तकर्री करके हमें गवर्नमेंट छोड़नी पड़ी, हम शायद छोड़ भी दें, उस पे हम शायद कंसिडर करें, क्योंकि जिसके लिए हमने ये सारा कुछ किया था, इस तकर्री के लिए, उससे पहले जाना हमारा कोई हमारी अचीवमेंट नहीं बनती। पर जो भी हम इससे किस्से को मुख्तसर करता हूँ, ये बातचीत चल रही थी, ये कहा जा रहा था कि अर्ली इलेक्शन हों, तो नून लीग ये कह रही थी अर्ली इलेक्शन हम कर देंगे, लेकिन नवंबर 2022 के बाद। तो अब अच्छा, इस साथ 2023 पे नून लीग जो है वो किसी हद तक कन्विंस हो गई है कि हम नवंबर की तकर्री करके दिसंबर में हम गवर्नमेंट छोड़ देते, 3 माह केयर कर रहे, तो फरवरी मार्च 2023 में आके इंतखाबात बेशक करवा दे। तो इस पे अब ये हुआ कि बीच का एक ये रास्ता निकाला गया। फिर जब खान साहब को ये चीज़ें कम्युनिकेट की गई कि हम कर रहे हैं, बातचीत हमारी हो रही है, हमें ग्रीन सिग्नल मिल रहा है वहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से कि वो अर्ली इलेक्शन की तरफ आ रहे हैं, 14 महीने वाले से ज़रा पीछे आ गए। तो फिर खान साहब ने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया। जब उन्हें ये पता लग गया कि नवंबर से पहले-पहले कुछ नहीं हो रहा, तो उन्होंने लॉन्ग मार्च अब तक शुरू कर दिया पेशावर से इस्लामाबाद के लिए। लेकिन पेशावर से जो है 3 अहम शख्सियात, जिनमें परवेज़ खटक साहब हो गए, शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए और असद उमर साहब हो गए। मेरी मालूमात के मुताबिक इन 3 शख्सियात को एयरलिफ्ट करके इस्लामाबाद लाया गया, इन्हें हेली पर, और केपी हाउस में इनकी अहम मुलाकात हुई अयाज सादिक साहब से, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से और असद महमूद साहब तीसरी शख्सियत जो है, बताया जा रहा है कि वो उस मुलाकात के अंदर मौजूद थे। इनके दरमियान नेगोशिएशंस हुई, वो उसमें कोई ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन जे गवर्नमेंट ने कहा कि हम कर रहे हैं, हम अर्ली इलेक्शन की तरफ चले जाएँगे, कुछ हो जाएगा, लेकिन पूरी मुद्दत चले हम नहीं करते, लेकिन पहले इंतखाबात की तरफ हम चले जाएँगे, आपको भी हम फेस सेविंग दे देते हैं, चले आप कॉल ऑफ करें। लेकिन फिर ज़ाहिर है जो पीटीआई एग्ज़ैक्टली चाहती थी वो नहीं हो सका था, और प्लान जो पता लगा वो यही था कि कल ही ये हो जाना था, यानी गुज़िश्ता रोज़ ही ये हो जाना था। जो इदारों की कोशिश थी कि इधर से शहबाज शरीफ साहब जो हैं, इन्होंने असेंबली में कल खिताब करना था, आपको मालूम होगा कि शहबाज शरीफ साहब का गुज़िश्ता रोज़ असेंबली के अंदर खिताब एक उनका शेड्यूल था, मुतवक्का था, वो नहीं हो सका फिर। क्योंकि इतनी ज़्यादा शेलिंग और इतनी ज़्यादा मार-धाड़ हो गई थी, हालात इतने खराब हो गए थे, इतना ज़्यादा चार्ज एक पॉलिटिकल माहौल बन गया था कि उसमें शहबाज शरीफ साहब जाके अनाउंसमेंट नहीं कर सके। अगर वो करते तो जो उनकी कमज़ोरी लगती। तो फिर वो कल उन्होंने मुझे मौखिफ़ किया, मुझे वो आज पे डाल दिया। मुझे एक बात बताइए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में स्पीकर कौमी असम्बली रहे असद कैसर साहब, जो इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली हैं राजा परवेज अशरफ साहब, और जो मुस्लिम लीग नवाज के दौर में स्पीकर कौमी असम्बली रहे अयाज सादिक साहब, इनके दरमियान भी और इनके लेवल के ऊपर भी कोई बातचीत और मुज़ाकरात चल रहे थे? बिल्कुल, ये 3-4 रोज़ पहले जो है ये कॉल की थी अयाज सादिक साहब ने असद कैसर साहब को। और उस वक़्त अयाज सादिक साहब जो हैं वो बैठे थे स्पीकर हाउस पे राजा परवेज़ अशरफ साहब के साथ, और यही इसी मामले पे बातचीत चल रही थी। इस चीज़ की तस्दीक तो की है गुज़िश्ता रोज़ असद कैसर साहब ने हमारी ट्रांसमिशन में, कि उन्होंने कहा जी हमारी बातचीत हो रही थी, लेकिन वो अनऑफ़िशियल थी, वो मैं अपनी ज़ाती हैसियत से मैं बातचीत कर रहा था, और हमारी कोशिश थी कि इंतखाबात के हवाले से हो जाए। देखिए, पीटीआई के अंदर एक धड़ा है, एक ग्रुप है जो मुझे नून लीग की तरफ से कंफर्मेशन है। उन्होंने कहा, ये मुझे 1 हफ्ता पहले कुछ नून लीग के लोगों ने बताया था, हम सीनियर लोगों ने, जो मियाँ साहब के बड़े करीब थे, कि शाह महमूद कुरैशी जब आप साहब, असद उमर साहब, परवेज़ खटक साहब और 2-3 लोग और हैं पीटीआई के अंदर, जो किसी भी सूरत में लॉन्ग मार्च के हक में नहीं है। वो किसी सूरत में भी धरने के हक में नहीं है। क्योंकि धरना देना बड़ा मुश्किल काम है, और पीटीआई के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं ये धरने के हक में नहीं थे। लेकिन खान साहब ने कहा करना है। शफ़कत महमूद साहब भी हैं, वो भी इसी ग्रुप का, इसी स्कूल ऑफ थॉट के का हिस्सा है कि हमें धरना नहीं देना चाहिए, हमें लॉन्ग मार्च की तरफ नहीं देना चाहिए। ये इस राय के हामी थे कि शायद हम जाके फँस ना जाएँ इस्लामाबाद में, जिस तरह से पहले 126 दिन का बड़ा तल्ख़ तजुर्बा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो ये लोग कोशिश कर रहे थे, हाथ पैर मार रहे थे कि धरने के बगैर ही, लॉन्ग मार्च के बगैर ही किसी तरह से ऐसे हालात बन जाएँ कि फेस सेविंग मिल जाए, हमें एक अच्छा वे आउट मिल जाए अर्ली इलेक्शन का। तो
शाह साहब जो है वो मार्च 2023 को जो इलेक्शन के हवाले से नून लीग जो है जो प्रपोजल दे रही थी, उस पे शाह महमूद कुरैशी साहब कन्विंस थे। वो इस चीज़ पे राज़ी हो गए थे, लेकिन खान साहब फिर नहीं माने। फिर ये लोग आगे हसन अब्दाल तक, जो आखिरी स्पीच खान साहब की मैंने सुनी गुज़िश्ता मिडनाइट तक, इस्लामाबाद से, डी चौक से। सॉरी, ये सारा ये सारा बैकड्रॉप है। अब ये सारे मामला तय हो गए और ये चीजें बता भी दी गई। लेकिन खान साहब जो मौक़िफ़ पेशावर से लेकर आ रहे थे, चल रहे थे, जो गुफ्तगू कर रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने खबरों की तरदीद भी की और उन्होंने कहा कि मेरा एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन अनाउंस करें और इलेक्शन की तारीख दें, असेंबलियाँ तहलील करने की तारीख दें। उस वक़्त तक मैं नहीं उठूँगा, उस वक़्त तक हम धरना देंगे जिस वक़्त तक ये काम नहीं हो जाता। ये मामला जो है वो आखिरी वक़्त तक हमारे इल्म में था। अब लॉन्ग मार्च जो है वो पहुँच जाता है हसन अब्दाल, और हसन अब्दाल से इस्लामाबाद के दरमियान, अगरचे जब रास्ते खुले हों तो बहुत कम फासला है, 15 से 20 मिनट लगते हैं टोटल अगर आप ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन इस वक़्त के दौरान अब ज़रा समझाएँ कि एग्ज़ैक्टली हुआ क्या और खान साहब ने किन शख्सियात को कंटेनर में बुलाकर मुशावरत की, और वो मुशावरत किस पैराए में और किन पॉइंट्स पर रख कर की गई, और फिर जो फ़ैसला जिस पर पहुँचा गया उसके लिए कौन से मामलात थे जिनको कंसिडरेशन में रखा गया? अच्छा, इस समय जब खान साहब पहुँचे हैं इस्लामाबाद में, ब्लू एरिया पहुँचे जब खान साहब, तो उस वक़्त तक इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब के अलावा तीसरे किसी बंदे को, यानी चौथे किसी बंदे को मालूम नहीं था कि ये धरना कॉल ऑफ होने वाला है, ये धरना मुअख्खर होने वाला है यहाँ पे। सबको यही पता था कि अब हम बैठने लगे हैं यहाँ पे। इन 3 बंदों को पता था। अब हुआ ये कि जब हसन अब्दाल से निकले खान साहब, तो रात को आते-आते इस्लामाबाद में जब एंटर हो चुके थे खान साहब, उस वक़्त खान साहब के साथ उन्हें ग्रीन सिग्नल मिला, कहीं से इशारे मिले कि जी आपकी जो डिमांड्स हैं वो हम पूरी कर रहे हैं। आप हमें 1 हफ्ते का टाइम दे दें, तो हम आपकी बातें कर रहे हैं, पूरी कर रहे हैं। हमारी बातचीत हो रही है, हमें ग्रीन सिग्नल गवर्नमेंट की तरफ से मिल गया है। तो आप अभी फ़िलहाल फॉर टाइम बीइंग जो है, चूँकि बातचीत चल रही है, ऑनगोइंग एक प्रोसेस है। अभी हतमी हमें गारंटी नहीं मिली गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन हमें ग्रीन सिग्नल मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। वो भी इस चीज़ पे कन्विंस नज़र आ रहे हैं, रज़ामंद नज़र आ रहे हैं अर्ली इलेक्शन के हवाले से। हमारी आपकी जो डिमांड है वो मानने पे तैयार हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं। तो आप थोड़ा-सा अगर आपने मौक़िफ़ में नरमी रखें, तो टाइम थोड़ा-सा दें मज़ीद। इतने जल्दी शायद ये चीज़ें ना हो, हम उन्हें कन्विंस कर लेंगे गवर्नमेंट को। तो आप ऐसा करें कि आप धरना फ़िलहाल मौख़र कर दें। तो खान साहब ने फिर 1 हफ्ते का टाइम दिया कि मैं 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, हफ्ते बाद अगर नहीं होता तो मैं दोबारा आ जाऊँगा धरना देने के लिए इस्लामाबाद की तरफ। तो इस टाइम के दौरान जो है, जब खान साहब की बातें हुई हैं, मुतल्लिका हलकों से उनकी पैगाम रसानी हुई है, तो उसके बाद उन्होंने कंटेनर के अंदर सुबह 6 बजे के करीब, बजे के करीब खान साहब ने कंटेनर में बुलाया शाह महमूद कुरैशी को और असद उमर को। 2 लोगों को बुलाया खान साहब ने। परवेज़ खट्टक साहब उस वक़्त वो थोड़ा आगे निकल गए थे, वो नहीं थे। ये 5 से 6 के दरमियान, 6 बजे के करीब-करीब जाके खान साहब ने बुलाया, और खान साहब ने 2 बातें की। उन्होंने कहा जी, एक तो देखें बात ये है कि हमें इस तरह की यकीन दहानी, यानी एक तो जो फ़ौज लगा दी गई थी गुज़िश्ता रात आर्टिकल 245 के तहत रेड ज़ोन की सिक्योरिटी के लिए। तो खान साहब ने ये कहा असद उमर साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, कि देखें यार, ये तो हमें फ़ौज से लड़ाना चाह रहे हैं। इस तरह तो हमारी फ़ौज से लड़ाई हो जाएगी। फ़ौज को बिल्कुल हमारे सामने ले आएँ, अवाम को और फ़ौज को, या हमें पीटीआई को और फ़ौज को। तो ये तो बड़ी खतरनाक महाजराई हो जाएगी। ज़ाहिर है इनका इरादा जो है वो, इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि वो डी चौक पे रुकने का इरादा नहीं था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, बल्कि वो सीधा आगे पीएम हाउस की तरफ बढ़ने का इरादा था। ये रुकने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जो फ़ौज है वो तो डी की तरफ रेड ज़ोन पे ही थी। तो इसलिए उन्होंने कहा जी, ये जो फ़ौज से लड़ाना चाह रहे हैं, हम फ़ौज से लड़ने के मुतहम्मल नहीं हो सकते। पुलिस से भी नहीं, हम पुलिस से तो लड़ते रहे, पुलिस की परवाह कोई नहीं, फ़ौज का असल मामला था। तो दूसरा उन्होंने कहा जी कि इस तरह की यकीन दहानी मिल रही है कि इलेक्शन जो है वो अर्ली हो सकते हैं। धरना कॉल ऑफ अगर हम कर देते हैं आज, मुअख्खर कर देते हैं, तो 1 हफ्ते का टाइम जो है हम देते हैं। 1 हफ्ते का खान साहब ने वर्ड यूज़ किया असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के सामने, 1 हफ्ते का अगर हम टाइम देते हैं गवर्नमेंट को, अगर इस दौरान वो कर देते हैं ठीक है, नहीं तो दोबारा आ जाएँगे। तो चूँकि ये लोग तो पहले ही धरने के हक में नहीं थे, तो इन्होंने फ़ौरन से बगैर किसी मुज़ाहमत के, बगैर किसी आर्गुमेंट के, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने खान साहब की तजवीज़ मान ली कि ठीक है, खान साहब हफ्ते का टाइम दे दें। तो अब जब दोनों ने कह दिया, दोनों जो खान साहब के मुशीरान थे कि आप 1 हफ्ते का टाइम दे दें, तो फिर खान साहब ने आके इस्लामाबाद में ये अनाउंसमेंट कर दी कि भाई 1 हफ्ते का टाइम देते हैं। लेकिन इस दौरान उन्हें ये गारंटी मिली थी। अब देखता ये बड़ा अहम मामला है कि जब गवर्नमेंट हाथ ने किसके शाम में साथ? बढ़ाई है पेट्रोल। हाँ, हाथ किसके साथ हुआ है? किसी एक के साथ हाथ ज़रूर हुआ है। वो पीटीआई के साथ हुआ है या नून लीग के साथ हुआ है। अब 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखें, ये बात बहुत ज़्यादा हुई कि जो ही हुकूमत ने ₹30 की
एक बड़ा इजाफा है 30 रुपए का पेट्रोल डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में। तो उससे पहले यानी जब जो ये अनाउंसमेंट हुई तो एक ही सबकी राय थी कि इसका मतलब तो बड़ा क्लियर हो गया जी कि ये हुकूमत जो अपनी रिमेनिंग 14 महीने की मुद्दत पूरी करने जा रही है। तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट को तो यकीन दहानी गवर्नमेंट मांग रही थी फौज से बार-बार कि आप हमें 14 महीने की गारंटी कर देते रिमेनिंग कि आप न्यूट्रल ही रहेंगे और हमें मुद्दत पूरी करने दी जाएगी। तो फिर हम ये कीमत बढ़ा देते क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया जा रहा था कि आईएमएफ प्रोग्राम को बहाल करें मेहरबानी करके ताकि मुल्क आगे बढ़े। मुल्क इस वक़्त डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो ये पॉपुलर राय यही थी कि अब ये अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। तो अगर ऐसा है तो फिर खान साहब क्या यकीन दहानी लेके उठे सुबह, इतना बड़ा धरना ले आए, 2 बंदे भी जो हैं उनकी अमवात भी हो गई, 2 कारकुनान की, एक की अटक में, एक की रावी पुल पे। तो इतना नुकसान करके इतनी ज़्यादा सख्ती उठा के खान साहब फिर किस चक्कर में उठ के गए? तो अगर ये मुद्दत पूरी करते हैं तो फिर तो खान साहब के साथ बड़ा हाथ हो गया है। और अगर खान साहब को ज़रा 6 दिन का उन्होंने मुद्दत दी है, मोहलत दी है, गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया है, तो इसका मतलब है कि कुछ खान साहब लेके ही उठे, कुछ सॉलिड यकीन दहानी लेके खान साहब उठे, लॉलीपॉप लेके तो खान साहब नहीं उठे यहाँ से। तो अगर उन्हें यकीन दहानी की गई है तो इसका मतलब है फिर नून लीग के साथ हाथ हो गया कि उनसे कीमतें बढ़वा दी हैं। आईएमएफ प्रोग्राम जो है उनसे चलवा के, बजट दिलवा के, उसके बाद जाके अक्टूबर के करीब जाके उनके नीचे से जो है वो फटा खींच दिया जाए। ये यानी कि बड़े अजीब सूरत हाल है। अब मुझे तो ज़ाती तौर पे ये लग रहा है कि हाथ जो है फॉर टाइम बीइंग वो पीटीआई का आईएमएफ के साथ जो मामलात हैं वो अपने आगे बढ़ाने आईएमएफ भी यही चाह रहा था कि हम जो मुज़ाकरात करें, हम जो नेगोशिएट करें टर्म्स एंड कंडीशंस, वो एक सिटिंग पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ करें, निगरान हुकूमत के साथ हम किसी किस्म की शराइत जो है वो तय ना करें। क्योंकि जब भी निगरान गवर्नमेंट के साथ आप शराइत तय करते हैं, मुआहिदा करते हैं, वो अगली आने वाली पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है इमीडिएटली बाद में आने वाली वो रीनेगोशिएट करती है फिर दोबारा से। तो इसलिए मौजूदा गवर्नमेंट के साथ ही रह के आईएमएफ ने चलाना है, प्रोग्राम बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है, इसे 1 साल $2 बिलियन जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ होने हैं। तो इस वक़्त पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, सबसे अहम चीज़ जो है पाकिस्तान के लिए वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। फॉर टाइम बीइंग हमें मुआशी सहारा चाहिए। हमारी मईशत जो है वो डूब रही है। हम डिफ़ॉल्ट की तरफ रोज़ाना हादसा जा रहे थे। तो ज़ाहिर है इदारे भी हैं, इदारों के लिए भी बाकी चीज़ें अपनी जगह पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, मुल्क की बका है, मुल्क की इंटीग्रिटी है। तो फॉर टाइम बीइंग मेरे ख्याल से नून लीग को चलने दिया जाएगा और जब तक हम मुआशी तौर पे स्टेबल नहीं हो जाते, तो ये गवर्नमेंट चलेगी। मुझे लग रहा है कि हाथ किसी हद तक शायद खान साहब के साथ होंगे। बहरहाल ये ज़ाहिर है कि आने वाले वक़्त में देखना होगा। समर अब्बास साहब का बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस सारी सिचुएशन में कन्क्लूसिव देखना चाहते हैं कि चीज़ें कि एग्ज़ैक्टली क्या लुब्बे-लुबाब क्या आखिर में क्या निकला, एग्ज़ैक्टली क्या हुआ। चीज़ें इतनी वॉलेटाइल हैं, इतनी फ्लूइड हैं और हर गुज़रते लम्हे और हर गुज़रते पल के साथ जिस तरीके से वो तब्दील हुई हैं, इसमें हतमी तौर पर एक नतीजे के ऊपर पहुँच कर कहना कि हाँ, ये फ़ैसला हो गया, बहुत सारे फ़ैसले हुए और फिर तब्दील हुए, ये हमने देखा। मैं भी आपको ऑन द सही। बेसिस ऑफ ये बात बता सकता हूँ कि जो मुज़ाकरात का सिलसिला था, वो सिर्फ़ इन 2-3 लेवल्स पर नहीं चल रहा था, बल्कि एक और इस्लामाबाद की मशहूर ज़माना शाहराह है, वहाँ पर एक इमारत में कुछ ऐसी शख्सियात जिनका बराह रास्त सियासत के साथ ताल्लुक नहीं है, वो कारोबारी शख्सियात हैं, लेकिन उनकी इन सियासी जमातों 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बड़ी क्लोज़ एफ़िलिएशन और एसोसिएशन है। इन कारोबारी शख्सियात के ज़रिए भी वहाँ पर मज़ाकरात होते रहे, तो ये सारे मामलात चल रहे हैं शहर इक़्तिदार में और बहुत अहम इस सारे मामले में जो तफ़सीलात हैं, वो समर अब्बास ने हमारे साथ इस वीडियो में शेयर की। इस सारे मामले पर मैं नज़र रखूँगा और आपने देखा होगा कि हम इसको पूरा ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं और समर के साथ एक नशिस्त जो है वो मज़ीद करेंगे इनकी लंदन यात्रा और वहाँ पर जो माहौल मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और उनके इर्द-गिर्द का जो सर्कल है, वो एग्ज़ैक्टली सारी सिचुएशन को कैसे देख रहा है और कैसे आगे लेकर चलना चाहता है, इसके ऊपर इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे और जो मामलात हैं, इनके ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे और समर अब्बास को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।